गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये वीडियो कक्षा 12 के बच्चों को भौतिक विज्ञान पढ़ाने के उद्देश्य से बनाई गई है। यहाँ पे आज जो मूल टॉपिक है, हम लोग विद्युत चालन जो चैप्टर शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी, उसके आगे की बात पढ़नी है। कल तक हम लोगों ने देखा कि धारा क्या है, अनुगमन वेग का क्या कॉन्सेप्ट है, अनुगमन वेग और विद्युत धारा में क्या संबंध है, और भी इससे रिलेटेड कुछ फिजिकल कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं। आज हमको सीखना है ओम का नियम। आपको पहले से भी पता होगा ये बात तो, लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो सीखना है वो है ओम के नियम का प्रूफ, निगमन कैसे करते हैं। तो ओम का नियम क्या है आपको भी पता होगा, आप मेरे साथ साथ बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें तो उसमें बहने वाली धारा उसके सिरों पर आरोपित विभव के अनुपाती होती है। दैट मीन्स V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I भी लिखा जाता है, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V भी लिख सकते हैं आप। तो मैं लिख देता हूँ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म, कांस्टेंट आ गया R। यहाँ से लिखना चाहे तो R बराबर हो गया V/I। वोल्टेज और धारा का जो अनुपात होता है इसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध के बारे में इस टॉपिक के बाद हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बेसिकली आपको इतना जानना है, किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभव और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात ही उस चालक का प्रतिरोध कहलाता है। ये था ओम का नियम। भौतिक अवस्थाओं का सीधा मतलब होता है उसका ताप, दाब या सांद्रता आदि ना बदली जाए तब की अवस्था में ओम का नियम लागू होता है। ओम का नियम जिन परिपथों में लागू होता है उन्हें ओमीय परिपथ कहते हैं। बहुत सारे ऐसे भी परिपथ है जिनमें ओम का नियम लागू होता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पीएन जंक्शन, पीएन संधि। हम लोग फिजिक्स में आगे सीखेंगे कि पीएन संधि क्या है। जेनर डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, ये ऐसे ऑपरेटर्स है, ऐसे विद्युत उपकरण हैं जहाँ पे ओम का नियम वैलिडेट नहीं है। इन परिपथों को अनओमीय परिपथ कहते हैं, अनओमिक सर्किट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ओम के नियम का प्रूफ कैसे करते हैं। ओम का नियम आप अच्छे से परिचित है, इसके आगे का खास पॉइंट आपके लिए बिल्कुल नया होगा। कल तक हम लोगों ने सीखा कि धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध है। I बराबर यानी ये VD, जहाँ VD क्या है, अनुगमन वेग। VD का एक हम लोगों ने फॉर्मूला डेवलप करा था, याद हो अगर आपको तो। VD बराबर होता है E/m मल्टीपल में टाउ। अनुगमन वेग और श्रांति काल के बीच का संबंध है। प्लेस कर दें अगर VD के प्लेस पे तो I इक्वल टू हो गया NEA E/m मल्टीपल में टाउ, N E² टाउ अपान में पूरे का यम, पूरे के मल्टीपल में E इज इक्वल टू I। ऐसा हम लिख सकते हैं इसको, बेहद आसान है, कुछ इसमें बड़ा लॉजिक नहीं है। E बराबर हम E के प्लेस पे वोल्टेज के टर्म्स में इसको हम रीचेंज कर सकते हैं। E इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं V अपान में L, जहाँ पे एक तार है, तार के सिरों के बीच आरोपित वोल्टेज V है। तो तार में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E हो और तार की लंबाई L हो तो इसके बीच में आपस में एक इंटर रिलेशन होता है, वो है E इज इक्वल टू V/L। अब अगर हम इसको शिफ्टिंग कर दें NE² मल्टीपल में टाउ अपान में ML, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा इधर V और यहाँ पे I। पक्षांतर करा देते हैं, पक्षांतर करा देंगे तो V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ML अपान में NE² मल्टीपल में टाउ और पूरे के मल्टीपल में I। अगर हम ध्यान से देखें, ये जो पूरी क्वांटिटी है ये किसी चालक के भौतिक गुणों के आधार पर हमेशा अपरिवर्तित रहती है। द्रव्यमान, लंबाई, क्षेत्रफल, क्रांतिकाल, इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो इसको हम सीधा सीधा कांस्टेंट लिख सकते हैं मल्टीपल में I, और कांस्टेंट हटता है तो प्रोपोर्शनलिटी साइन आ जाता है। क्या आ गया, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। क्या है ये, ओम का नियम। तो इस तरह से हम लोग अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन कर सकते हैं। आप इसको ध्यान से वीडियो को पॉइंट टू पॉइंट समझिए, फिर से रिपीट करने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है। पॉइंट टू पॉइंट समझिए, आप अच्छे से समझ पाएंगे कि ओम के नियम का निगमन कैसे करते हैं। ये हो गई बात ओम के नियम की। अब जरा देखते हैं कि इस प्रूफ में जो क्वांटिटी कांस्टेंट मानी गई है वो एज अ किसकी ट्रीट की जा सकती है। तो इस इक्वेशन को हम लोग 1 मान लें, परंतु हम अच्छे से जानते हैं कि V इज इक्वल टू क्या होता है, R इंटू I। तो ये जो कांस्टेंट लिखा है वो कांस्टेंट की जगह पे डेफिनेटली R होगा। अतः इस कंपैरिजन से हमको पता चल गया कि R इज इक्वल टू क्या होता है, ML अपान में NE² मल्टीपल में टाउ। अगर हम इसको थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहें, NE² टाउ और पूरे के मल्टीपल में L अपान में E।
अब ये जो पूरी क्वांटिटी है इसको भी कांस्टेंट बोलते हैं और ये कांस्टेंट बराबर होता है रो के, और ये बोला जाता है विद्युत चालकता या विशिष्ट चालकता इसको बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, सॉरी, इसको बोला जाता है विशिष्ट प्रतिरोध। अगर प्लेस कर दें तो ये फॉर्मूला बन गया रो इंटू यल अपान ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी चालक का प्रतिरोध कितना होगा, आर इज इक्वल टू रो इंटू यल अपान ए, जहाँ पे रो क्या है किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, एल क्या है उस चालक तार की लंबाई, ए क्या है उस चालक तार का क्षेत्रफल। अब अगर हम ध्यान से एक बात यहाँ पे समझना चाहें, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, बोर्ड एग्जाम में, वो बात ये है कि अगर हम यहाँ से देखें तो हमको एक नज़र में ऐसा लगेगा कि किसी चालक तार की लंबाई की सीधा डिपेंडेंट है यार। मतलब अगर मैं बोलूँ एक चालक तार का लंबाई यल था तो उसका प्रतिरोध आर है, अगर उसकी लंबाई 3L कर दूँ तो नया प्रतिरोध क्या होगा। तो एक झलक में तो देखने पे लग रहा है कि लंबाई पे सीधा डिपेंडेंट है तो प्रतिरोध 3R हो जाना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, ऐसा होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर किसी चालक तार की लंबाई बदलते हैं तो साथ ही साथ उसका क्षेत्रफल भी बदल जाता है। ये खास पॉइंट है जो बार बार बच्चों से गलती होती है। तो ज़रा एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, ताकि आप उस बात को अच्छे से समझ पाएँ। मान लेते हैं कोई तार है जिसका प्रतिरोध 10 ओम है, इसकी लंबाई पहले यल है, पहले लंबाई यल है, बाद में इसकी लंबाई खींच के 3 गुना कर दी गई 3L। पूछा जा रहा है कि नया क्षेत्रफल, नया प्रतिरोध क्या होगा। तो बहुत आसान है, अब ज़रा ध्यान से समझिए। कोई भी तार अगर इस तरह का है, यहाँ पे क्षेत्रफल A1 है, इसकी लंबाई L1 मान लेते हैं, और अगर मैं बोलूँ कि इसकी लंबाई को खींच के 3 गुना कर दिया गया तो डेफिनेटली तार अब पहले से पतला हो जाएगा ना। अगर इसको मैं बोलूँ 3 टाइम्स ऑफ L1 है, तब ये क्षेत्रफल पहले से बदल जाएगा कुछ ना कुछ। लेकिन कौन सी क्वांटिटी है जो अपरिवर्तित रहेगी, वो है उसका आयतन। तो पहले तार में आयतन इज इक्वल टू दूसरे तार का आयतन। आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे लंबाई, आधार का क्षेत्रफल गुणे लंबाई। बेसिकली ऊंचाई होता है, लेकिन यहाँ पे उसको अगर क्षैतिज अवस्था में रखें तो वो लंबाई के इक्विवेलेंट होगा। तो A1 की जगह पे A1 रहने दीजिए, L1 की जगह पे हम L लिख सकते हैं, A2 की जगह पे A2 रहने दीजिए, L2 की जगह पे 3L लिख सकते हैं। L से L कैंसिल हो गया, A1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ A2। अब अगर इस फॉर्मूले को हम अच्छे से कंसीडर कर पाएँ, ये रिजल्ट और ये दोनों रिजल्ट, तो हम आराम से एक रिलेशन डेवलप कर सकते हैं आर के लिए। पहला पॉइंट, आर इज इक्वल टू अभी अभी हमने क्या डेवलप करा, रो इंटू यल अपान में ए। तो अगर दोनों को लिए रेशियो बनाना चाहें तो R2 अपान R1, रो इंटू L1 अपान में A1, रो इंटू L2 अपान में A2। रो से रो कैंसिल आउट हो गया, जो वैल्यूज़ पता है उसको हम प्लेस करते हैं। L1 अपान में L2, साथ में पलट देंगे A2 अपान में A1। अब अगर हम वैल्यूज़ प्लेस करें, जो रिलेटेड वैल्यूज़ हमें मालूम है, तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। R2 अननोन है, अपान में R1, R1 इज 10, L1 L है, L2 3L है, A2 या A1 के प्लेस पे हम 3A2 लिख सकते हैं। A1 के प्लेस पे 3 टाइम्स आप A2 लिख सकते हैं। A2 से A2 कैंसिल आउट, L से L कैंसिल आउट। R2 कितना आ गया, L1 अपान में L2, राइट, A2 अपान में A1, ठीक है। तो ये आ गया 10 अपान में 9 ओम। आई होप आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। सॉरी, ये यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे R1 अपान R2 हो जाएगा। तो R1 हो जाएगा 10 ओम और R2 हो जाएगा यहाँ पे